खनिज शब्द तो आपने बार बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये खनिज क्या है? तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपके भोजन में यूज़ होने वाला नमक और आपके पेंसिल में यूज़ होने वाला जो ग्रेफाइट है, उसे भी हम खनिज कहते हैं। हम आज क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर में खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में जानने वाले हैं। ये तो हमें पता लग गया कि खनिज नमक और पेंसिल के ग्रेफाइट को भी कहते हैं, लेकिन खनिज की सही डेफिनेशन क्या है? तो जिस तरह हम कोई खाना बना हुआ खाते हैं तो उसमें अलग से नमक, मिर्च और ये सब्जियां ये नहीं दिखती है, ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी पर जो भी चट्टान है उसमें भी कई ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, वही खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी के चट्टान प्रपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटक हो वो खनिज कहलाता है। यानी कि प्रॉपर उसका एक रेशियो होता है, इतनी ही रेशियो में वो चीज़ होनी चाहिए, वही खनिज कहलाएगी। खनिज सभी स्थानों पे एक समान रूप से मौजूद नहीं होता है, हर जगह पे अलग अलग होता है। किसी विशेष क्षेत्र या फिर ऐसे शैल्य समूह उसके बीच में संकेंद्रित होता है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो कि आसानी से आप उसे वहाँ से नहीं निकाल सकते। ऐसा ही स्थान है आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इसके जो महासागर के स्तर में पाए जाने वाले जो खनिज हैं, इसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुण जैसे कि उसका रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण तथा उसकी विलयता, मतलब वो पानी में कितनी आसानी से घुल जाएगा, इसके आधार पर हम खनिज की पहचान कर सकते हैं। खनिज कितने टाइप के होते हैं, आइए ये भी जानते हैं। खनिज होते हैं दो टाइप के, आपने भी सुना होगा मेटल और नॉन मेटल, यानी कि धात्विक और अधात्विक। पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर खनिज को मुख्यतः धातु और अधातु में बांटा जाता है। इसे ही हम धात्विक और अधात्विक खनिज कहते हैं। जो धात्विक खनिज होता है, ये धात्विक खनिज में कच्चे रूप में धातु होते हैं। धातुएं एक कठोर पदार्थ होती है जिसे आसानी से काटा नहीं जा सकता है, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालित करती है। मतलब अगर किसी धातु को अगर आप एक कोने से करंट को पास करेंगे तो वो इजीली दूसरे कोने तक पहुंच जाएगा। इसे ही हम बिजली का सुचालक कहते हैं। अगर वो सुचालित नहीं होगा, कुचालक मतलब क्या हुआ कि उससे बिजली एक छोर से दूसरे छोर पर नहीं पहुंच पाएगी। धातु की कुछ और भी विशेषता होती है, जैसे कि धातु में चमक होना इसकी एक विशेषता है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, इनके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं वो लौह या अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे कि लोहा अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। जिस धातु में लोहा होता है उसे हम लौह पदार्थ कहते हैं, और जिसमें लोहा नहीं होता है उसे हम अलौह पदार्थ कहते हैं। उसमें सिर्फ लोहा नहीं होता है, लेकिन कुछ अन्य धातु भी होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और सीसा हो सकता है। अधात्विक खनिज की बात करें तो अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती है, जैसे कि चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, ये अधात्विक खनिज के एग्जाम्पल हैं। खनिज ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज ही कहलाते हैं। खनिज को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन जितने भी खनिज हैं वे सभी अयस्क नहीं होते हैं। ये इसका मतलब है 2800 से ज़्यादा खनिज की पहचान की गई है, जिसमें से केवल 100 अयस्क ऐसे हैं जिसे हम खनिज समझते हैं। सेल के बारे में अगर जानें तो सेल खनिज अवयवों के एक अनिश्चित संगठन वाला एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन होता है। मतलब एक से ज़्यादा खनिज अगर एक साथ मौजूद है तो उसे ही हम सेल कहते हैं, और उसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है कि किसी भी खनिज की मात्रा निश्चित होगी कि इसके इतने परसेंट ही होंगे। यह मात्रा अनिश्चित होती है, इसे ही हम सेल कहते हैं। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है इसे ही हम अयस्क कहते हैं।
यानी कि कोई ऐसा पत्थर जिससे हम खनिज का खनन करते हैं, इसे हम अयस्क कहते हैं। खनिज को निकालने के 3 तरीके के बारे में हमने जाना था, जिसमें से खनन, प्रवेधन और आखनन होता है। इसमें से जो खनन होता है इसको भी हम 2 भाग में बांटते हैं, विवृत खनन और कुफकी खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों के खनिज से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम खनन कहते हैं। मतलब पृथ्वी की सतह के अंदर कुछ चट्टान होते हैं जिसमें से खनिज के बाहर अगर हम निकालें उसको खोद कर, तो वही प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं और इसे ही हम विवृत खनन कहते हैं। मतलब जो खनिज ज़्यादा गहराई में नहीं होते वो पृथ्वी के पृष्ठीय सतह को बस थोड़े से सतह को हटाकर अगर निकाला जाता है, इसे हम विवृत खनन कहते हैं। और गहन बेधन को, जिसे हम कूफक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं और इसे हम कुफकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत ही नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है और इसे ही हम प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाल लिया जाता है, इसे ही हम आखनन कहते हैं। ये चारों टाइप को एक बार और समझ लेते हैं। पृथ्वी की सतह की अगर थोड़े से उसके पृष्ठीय स्तर को हटाकर अगर हम जिसे निकालते हैं, जिस खनिज को जो कम गहराई में होते हैं, उसे तो हम विवृत खनन कहते हैं। और जो अधिक गहराई में होते हैं तो उसे हम कुफकी खनन कहते हैं। ऐसा खनन जिससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकलते हैं उसे हम प्रवेधन कहते हैं और जिन्हें हम आसानी से खोद कर निकाल लेते हैं उसे ही हम आखनन कहते हैं। जिस सेल में तांबा होता है उसे ही हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें तांबा है, क्योंकि उस सेलों का रंग नीला प्रतीत होता है। अगर कोई सेल नीला दिखाई देता है, इसका मतलब है कि उसमें तांबा है। खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ अग्नेय सेल में पाए जाते हैं, कुछ कयांत्रित सेलों में, जबकि कुछ अवसादी सेल में भी पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था अग्नेय, अवसादी और कयांत्रित सेल क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ जाकर देखिए, उससे आपको सेल को समझने में ज़्यादा ईजिली आप उसको समझ पाएंगे। पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा है और ज्वाला विस्फोट से यही मैग्मा ऊपर आते हैं, जो कि ठंडा होकर सेल का रूप ले लेते हैं और वही अग्नेय चट्टान, उसके बाद अवसादी और फिर रूपांतरित चट्टान का रूप ले लेते हैं। धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, उनमें पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क ओरेंटीरो, जो कि कनाडा में है, तांबा और निकेल के निक्षेप। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम अग्नेय और कायांतरित सेल में पाए जाने वाले खनिज के कुछ एग्जाम्पल हैं। उत्तरी स्वीडन जो है वहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है और ओंटेरियो जो कि कनाडा में है वहाँ पे तांबा और निकेल के निक्षेपण, और दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम ये सब पाए जाते हैं, जो कि अग्नेय और कायांतरित सेल में होते हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अपसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि अग्नेय और कायांतरित सेल पठारों का निर्माण करते हैं और जो अपसादी सेल होते हैं वो मैदानों और नवीन वलित पर्वतों में पाए जाते हैं और वहाँ पे अधात्विक खनिज पाया जाता है। फ्रांस के जो कॉकेसस प्रदेश है वहाँ पे चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ एग्जाम्पल है। खनिज ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम भी अपसादी स्तर में ही पाए जाते हैं। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि कौन से महाद्वीप में कौन से धातु पाए जाते हैं। विश्व में लोहे, तांबे और बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं वो इस मैप में दिखाया गया है। हम एक एक करके सभी महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं और आपको ये जान के हैरानी होगी कि स्विट्ज़रलैंड में कोई भी ऐसा खनिज का निक्षेप ज्ञात नहीं है।
चीन और भारत के विशाल लौह अयस्क का निक्षेपण वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में आते हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी आगे है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जास्ता और तांबा का भी निक्षेप किया जाता है। बात करें यूरोप की, तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाला देश है। तांबा, सीसा, जास्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप के 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शिल्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश, पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन प्लेट से होता है और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कॉलिडेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी का विशाल निक्षेप है। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे का अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व के टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। यूँ तो अफ्रीका में पानी की दिक्कत है, वहाँ पहाड़ी इलाका है, मगर अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका का जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का सबसे बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में भी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने का विशाल निक्षेप पाया जाता है। अंटार्कटिका में विश्व खनिज निक्षेप पूर्वानुमान के कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूमि विज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध किए गए हैं। आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभ हीरा होता है। विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे पुराना शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हुए पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष के पश्चात का है। इतने सारे धातु अधातु खनिज के बारे में हमने जाना, लेकिन इसका यूज़ क्या क्या है। तो खनिज का उपयोग कई ऐसे इंडस्ट्री में, उद्योगों में किया जाता है। रत्नों के लिए, मतलब कि जो गहने होते हैं उनके बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सोने और हीरे के ज्वेलरी के बारे में तो आप सब जानते हैं। मगर जो रत्न बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज होते हैं वह प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जोड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर का जो उद्योग है उसमें प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम, जिसे अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन बनाने तक में आता है। हमने अभी इतना पढ़ा कि हीरे, सोने, तांबा ये सब कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एग्ज़ाम में ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इतना बड़ा डेटा एग्ज़ाम में नहीं आता। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है और एल्युमिनियम को
बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, जो कि उसके ही अयस्क हैं, और इसका यूज़ ऑटोमोबाइल में, हवाई जहाज़, बोतलबंदी जो इंडस्ट्री होते हैं, इन सब में किया जाता है। अब बात करते हैं कि खनिजों का संरक्षण कैसे करें। हमने खनिज के बारे में पढ़ा, उसके यूजेस को देखें। अब इसका संरक्षण कैसे करें, क्योंकि इसका खपत भी तो तेज़ी से हो रहा है। तो खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में हमने पढ़ा था। नवीकरणीय जो कि ऐसा संसाधन है, वो नया होता रहता है, रीयूज़ कर सकते हैं उसका। लेकिन अनवीकरणीय एक बार अगर ख़त्म हो जाए तो वो समाप्त ही हो जाता है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत ही धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका हो सकता है जिससे हम खनिज का संरक्षण कर सकते हैं। मतलब 3 तरीके हैं खनिज संरक्षण के। पहला, उसका कम यूज करें। दूसरा, उसका पुनर्चक्रण किया जाए। और तीसरा, उसका पुनः यूज़ किया जाए, यानी कि रीयूज़ किया जाए। अब हम बात करते हैं शक्ति संसाधन के बारे में। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोग मशीन पे डिपेंडेंट हो गए हैं। जूस पीने के लिए जूसर है, खाना बनाने के लिए अगर मसाले पीसने हैं तो मिक्सर ग्राइंडर है, प्रेस करने के लिए हमें बिजली चाहिए। हर चीज़ में बिजली की खपत इतनी ज़्यादा होती जा रही है, इसका उत्पादन उतना ही ज़्यादा दुर्लभ हो गया है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें इंडस्ट्री, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के 2 मुख्य स्रोत हैं। सबसे पहले हम ईंधन के बारे में पढ़ते हैं। इसका यूज़ खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता रहा है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग में की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो कि लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तन हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत के कुछ एग्जाम्पल हैं। इन खनिजों के भंडार भी सीमित हैं। विश्व में बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है, वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसे भी हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।